नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल संस्कार द वर्डिक्ट ऑन वैल्यू पर। आज हम बात करेंगे जो अभी दुनिया भर में टेंशन चल रही है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार वार्निंग दे रहे हैं और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आप ये कीजिए और ये मत कीजिए। जैसे उन्होंने पहले बोला कि आप फ्यूल कम यूज़ कीजिए, गोल्ड कम खरीदिए या मत खरीदिए, एडिबल ऑयल कम यूज़ कीजिए। क्या मायने हैं इन सब बातों के? कल उन्होंने एक नीदरलैंड से एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अगर सारी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक नहीं हुई तो दुनिया 10 साल पीछे और मिडिल क्लास ने जो 10 साल में तरक्की करी है वो सब वैनिश हो जाएगा, सब वॉश आउट हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ऐसा बोल क्यों रहे हैं। भाई, युद्ध तो ईरान में और अमेरिका में हो रहा है, इजराइल फाइट कर रहा है। प्रधानमंत्री हमसे ऐसा क्यों बोले जा रहे हैं करने के लिए, बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? मैं इस प्रधानमंत्री की सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम फाइनेंशियल साइकिल को समझें। हम ये समझें कि इकोनॉमी मूव कैसे करती है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमी मूव कैसे करती है तो ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर के ये सब बोलने का कारण क्या है। बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर को ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सिर्फ इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने ऐसा बोला तो वो गलत कर रहे हैं। देखिए, कुछ हालात हमारे देश के नेताओं के हाथ में हैं, होते हैं, रूलिंग पार्टी के हाथ में होता है, और कुछ हालात आउट ऑफ कंट्रोल होता है जिसको हम मैनेज ही नहीं कर सकते। जैसे कोरोना था, 1917 की महामारी थी, प्लेग का अटैक था, हैजा का अटैक था। इन सब में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और सामाजिक व्यवस्थाएं कार्य तो करती हैं, सरकारें मदद करने की कोशिश तो करती हैं, पर सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। आप सोचिए, अगर इतना ही सब कुछ मैनेजेबल होता तो 2008 की मंदी अमेरिका से क्यों शुरू हुई होती? विश्व की सबसे बड़ी मंदी थी जिसका शुरुआत अमेरिका से हुआ था। अमेरिका संभाल ही नहीं लेता सब कुछ, वहां तो गवर्नेंस इशू कोई है ही नहीं। खैर, हम ज़्यादा पॉलिटिकल बातें ना कर करके और पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस ना करके हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं उस मुद्दे पे ही बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सीधी और सिंपल भाषा में ये समझा पाएँ कि प्रधानमंत्री मोदी ये सब बातें बोल क्यों रहे हैं और जो क्रूड ऑयल के प्राइजेज बढ़ रहे हैं इस युद्ध की वजह से, इसकी वजह से हमारे जीवन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी बात अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर बिना देरी किए हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, क्रूड ऑयल एसेंशियल कमोडिटी है पूरे वर्ल्ड के लिए। अब एसेंशियल कमोडिटी क्यों है? क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेजर लेवल पे पूरे वर्ल्ड में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल ही है। और अब तक के जितने भी कंट्रोलिंग पावर अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती रही हैं, वर्ल्ड की सारी शक्तियां अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती रही हैं, वो क्रूड ऑयल और यूरेनियम को एक्युमुलेट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए करती रही हैं। उसका कारण यही है कि विस्फोटक एनर्जी यूरेनियम है, उसका निगेटिव इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए जो भी मानवता की रक्षा के लिए जो भी देश कार्य कर रहे हैं वो लोग ये चाहते हैं कि यूरेनियम को कंट्रोल रखा जाए और यूरेनियम ऐसे हाथों में ना जा पाए जिससे इसका विनाशक या विध्वंसक इस्तेमाल हो जाए। सिमिलरली क्रूड ऑयल के लिए बहुत तगड़ी लड़ाई है पूरे विश्व में। हर कोई चाहता है कि एनर्जी के इस मेजर सोर्स को हम लोग कंट्रोल कर लें और हमारे कंट्रोल में रहे।
और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरा वर्ल्ड और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी और सिर्फ क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। अब जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध की वजह से सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे ही आ रहा है। एक तो दो कारण है क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट आने का, क्रूड ऑयल के प्राइसेस एस्केलेट होने का दो कारण है। पहला कारण तो ये कि अमेरिका और ईरान की वजह से वो सारे ही देश प्रभावित हो गए हैं जो कि क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर हैं। इंडिया क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है। इंडिया अपने टोटल यूजान्स का 95% और मोर देन 95% इम्पोर्ट करता है। बट इस युद्ध की वजह से जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं जो क्रूड प्रोड्यूस करती हैं वो सारी इफेक्टेड हो गई हैं। सऊदी अरबिया, ओमान, अरबियन कंट्रीज, खुद ईरान, यूएसए जो आज की डेट में थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड का और थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का वर्ल्ड वाइड, वो खुद इस युद्ध में शामिल है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है होमोज स्टेट का। बड़ा आप लोगों ने सुना होगा कि होमोज स्टेट एक समझने वाली बात है कि होमोज स्टेट है क्या। होमोज स्टेट एक गलियारा है, समुद्री गलियारा है जो बहुत सारी कंट्रीज को छोटा रास्ता प्रोवाइड करता है क्रूड और बाकी ढुलाई मटेरियल जो भी ट्रांसपोर्ट होता है सी के थ्रू, उसको छोटे रास्ते से लाने के लिए, ले जाने के लिए। उस होमोज स्टेट के इस्तेमाल से होता ही है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम होमोज स्टेट को छोड़ करके अदर वे में ट्रांसपोर्टेशन करना चाहें तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेट 60 to 65% इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर हम होमोज स्टेट के थ्रू आते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 60 to 65% रिड्यूस हो जाती है। यही कारण है कि जितनी भी आसियान कंट्रीज हैं वो सबकी सब चाहती हैं कि होमोज स्टेट ओपन हो जाए और होमोज स्टेट के थ्रू ही क्रूड ऑयल का या अदर जो मटेरियल इंपोर्ट होता है अदर कंट्रीज से, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है होमोज स्टेट से ही हो। पर समस्या ये है कि इस युद्ध की वजह से ईरान ने होमोज स्टेट को बंद कर दिया या भारी भरकम टोल लगा रहा है इसके ऊपर। ऐसी स्थिति में जो क्रूड का इंपोर्ट है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब हमें यहां तक तो मैंने ये ब्रीफ कर दिया कि क्रूड को लेकर के इतनी मारामारी क्यों मची हुई है। अब फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमें या फाइनेंशियल साइकिल हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें कि क्रूड के महंगा होने से या क्रूड की सप्लाई के प्रभावित होने की वजह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होकर के आता है। हम सोचेंगे क्रूड से हमारा क्या लेना देना है, क्रूड आया नहीं आया उससे क्या मतलब है। देखिए, क्रूड जैसे ही सप्लाई कम होगी क्रूड के भाव इंक्रीज हो जाएंगे, तो उससे जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी कंट्री में है पेट्रोल एंड डीजल, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल जब महंगा होगा तो सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब इंक्रीज हो जाएगी तो सारा जो कंजम्पशन का मटेरियल है, वो चाहे ग्रॉसरी हो, चाहे आपका कपड़े हो, चाहे पहनने का सामान हो, चाहे अदर इंडस्ट्रियल कंपोनेंट हो, सबकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जब ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लग जाएगा। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाए। और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी तो प्रोडक्टिविटी एंड इधर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से सप्लाई इफेक्टेड रहेगा, और उधर जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इससे प्रभावित होकर के हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी भी इफेक्टेड हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी इफेक्टेड होने के बाद क्या होगा कि आपका जॉब्स लेस होनी चालू हो जाएगी। सिंपल साइकिल समझिए कि क्रूड महंगा होगा, क्रूड महंगा होने की वजह से फ्यूल महंगा हो जाएगा, फ्यूल महंगा होने की वजह से जो डेली रूटीन की कंजम्पशन की चीज़ें हैं वो सारी महंगी हो जाएगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। जब डेली यूज़ की चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोग उसका कंजम्पशन कम करने लग जाएंगे, और कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए, कंजम्पशन को कंट्रोल में रखने के लिए जिससे कि इन्फ्लेशन बेतहाशा ना बढ़ जाए, गवर्नमेंट को अपने या और सेंट्रल बैंक्स को अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इफेक्टेड होगा, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इफेक्टेड होने का मतलब कि सीधी सीधी नौकरियों की छटनी
नौकरियों में छटाई, लोगों की बेरोजगारी बढ़ना, एंड दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिसेशन। आप ये समझिए कि पूरा साइकिल क्रूड से स्टार्ट होता है, क्योंकि क्रूड से स्टार्ट इसलिए होता है कि क्रूड बेसिक सोर्स है एनर्जी का। क्रूड से इन्फ्लेशन का साइकिल स्टार्ट होता है, जो कि 4-5 चरणों में होकर के हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। ऑफ कोर्स आज जो मोदी जी बोल रहे हैं सबको बुरा लग रहा है कि देखो ये पेट्रोल डीजल यूज करने के लिए, कम यूज करने के लिए बोल रहे हैं, सोना का खरीदने के लिए मना कर रहे हैं। बट समझना ये है कि जब ये साइकिल कंप्लीट होगा तो इस साइकिल को पूरा कंप्लीट होने में 5 से 7 महीना लगेगा। लेट्स से कि फरवरी में जब फाइट स्टार्ट हुआ तो इसका पूरा इफेक्ट जो आएगा हमारी इकोनॉमी पे वो एंड सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट तक आएगा, और वो एक बड़ा रिसेशन होगा। सिमिलरली डिफ्लेशन काम करता है। जब गवर्नमेंट इससे बचाव के उपाय करती है तो वो कोशिश करेगी कि क्रूड का कंजम्पशन कम हो, क्रूड का कंजम्पशन कम हो, लोग फ्यूल का इस्तेमाल कम करें, अपना इंपोर्ट बिल कम करें, और ये सब करने से क्या होगा कि महंगाई कम होगी। जब महंगाई कम होगी तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर भी बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नतीजा यह होगा कि स्लो डाउन तो आएगा इंडस्ट्री में, बट इतना बड़ा रिसेशन नहीं आएगा कि नौकरियां स्लेस होने लग जाएं या स्लो डाउन होने लग जाएं और लोगों की नौकरियां जाने लग जाएं। ऐसी परिस्थिति ना क्रिएट हो, इन्फ्लेशन इस लेवल पे ना पहुंच जाए कि हमारी कंट्री जो है इन रिसेशन की चपेट में आ जाए। इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट इस टाइप की डायरेक्टरी एडवाइजरी जारी कर रही है कि आप अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल करें, कंजम्पशन को संभालें, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर कंजम्पशन मैनेज हो जाएगी तो कड़े कदम गवर्नमेंट को नहीं उठाने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट जब कड़े कदम नहीं उठाएगी तो रिसेशन से हम पूरी तरीके से तो नहीं बच सकते, पर काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। वैसे भी इंडिया जो है कंजम्पशन प्रिंसिपल पे चलने वाली कंट्री है। इंडिया खुद एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट कंज्यूमर कंट्री है, तो रिसेशन बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा इंडिया को, बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा इंडिया को। बट हाँ, अगर हमारा इंपोर्ट बिल इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हमारी कंट्री को भी रिसेशन की मार झेलनी पड़ेगी। इसलिए इससे पहले कि हम प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट को क्रिटिसाइज़ करें, प्राइम मिनिस्टर की अपील्स को हम क्रिटिसाइज़ करें, पहले हम समझें, अच्छे से समझें कि क्रूड ऑयल और इंपोर्ट बिल हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कैसे करेगा। अब अगला मुद्दा है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आप गोल्ड मत खरीदिए आप। देखिए, इसके लिए एक बात आपको समझना है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो मूव कैसे करता है। सॉरी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, पर मैं चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं जितनी मेरे को समझ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूं, पर जितनी मेरे को अंडरस्टैंडिंग है मैं वो बातें एक्सप्लेन कर दूं आपको। हमारे इंडिया के 3 सबसे बड़े इंपोर्ट बिल्स हैं। पहला तो क्रूड ऑयल ही हो गया, दूसरा गोल्ड हो गया, और तीसरा है हमारा जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर्स हैं। ये तीनों हमारे सबसे बड़े इंपोर्ट बिल है। अगर हम इन तीनों के इंपोर्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, देखिए, करेंसी करेंसी इन्फ्लेशन को मैनेज करने का सिर्फ 2 ही तरीका है। या तो हम अपना इंपोर्ट बिल कम कर लें, या हम अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दें। जो वर्ल्ड वाइड हालात बने हुए हैं, और खासतौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो वर्ल्ड वाइड हालात बने हुए हैं, एक्सपोर्ट पूरी आसियान कंट्रीज का ऑलमोस्ट स्टेक पे है। पूरी आसियान कंट्रीज का ऑलमोस्ट स्टेक पे है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, चाहे बांग्लादेश ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए, इन सारी कंट्रीज का, या हमारी जितनी भी सराउंडिंग कंट्रीज है, इन सब का एक्सपोर्ट अफेक्टेड है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम अफेक्टेड हैं। हम लोग तो फिर भी बहुत बैलेंस्ड है। जैसे मैंने बोला ना कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर कंट्री, हम लोग फिर भी बहुत बैलेंस्ड हैं। ट्रंप की टैरिफ की और ये युद्ध की नीतियों की वजह से हम पे इफेक्ट तो आया है, पर बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आया है। अब जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, पहले टैरिफ की वजह से, अब ये युद्ध की वजह से हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा करेंसी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
एकमात्र रास्ता बनता है कि हम अपना इंपोर्ट बिल कंट्रोल करें। इंपोर्ट बिल कंट्रोल करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दें, और दूसरा कि हम कंजम्पशन कम कर लें। अब क्रूड की प्रोडक्शन में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्रूड की प्रोडक्शन मैक्सिमम 5% तक होती है इंडिया के अंदर, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एनहांस करने की कैपेसिटी इंडिया के पास है ही नहीं। ये भौगोलिक कारण है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्रूड का बढ़ा ही नहीं सकते। गोल्ड माइनिंग इंडिया में है नहीं, तो हम गोल्ड की भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। तो ये वाला रास्ता तो हमारे लिए बंद हो जाता है। अब दूसरा रास्ता ये बचता है कि हम क्रूड का इस्तेमाल कम करें। क्रूड का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना हम कम करें। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम कम से कम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खेती बाड़ी बंद कर दीजिए, बट कम से कम करें। और तीसरा, गोल्ड बाई कम से कम करें। गोल्ड बाई आप बल्कि ना ही करें आप। रीजन है कि हम ये तीनों इंपोर्ट बिल जितना इंक्रीज करते जाएंगे उतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व खत्म होता जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि चलिए गोल्ड की और फर्टिलाइजर की तो बात हम बहुत नहीं करेंगे। फर्टिलाइजर एक बार कोई इससे इफेक्टेड है क्रूड से, बट गोल्ड इससे इफेक्टेड इतना नहीं है। गोल्ड को तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इसलिए मना कर रही है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचा रह सके। अब क्रूड की बात करें तो क्रूड की सप्लाई जो इंटरनेशनल एजेंसीज भी कह रही हैं कि वर्ल्ड वाइड 15 से 20% सप्लाई अफेक्टेड होगा। मतलब समझिए कि हमें जो 100 रुपए खर्च करने को मिलते थे वो हमें 80% पे ही सर्वाइव करना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर की एक बात तो बिल्कुल सटीक हो जाती है कि आपको कंजम्पशन तो कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पैसा चाहे जितना एक बात बताइए, आप पेट्रोल पंप पे आप जाइए, आपके पास 100 करोड़ रुपए हो और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही ना हो, क्या आपके पास 100 करोड़ रुपए होने से पेट्रोल डल जाएगा आपकी गाड़ी में? नहीं डलेगा। आपके पास पैसा चाहे जितना मर्जी हो, जिस क्वांटम में पैसा पड़ा हो, और उससे आप इन्फ्लेशन को जितना मर्जी आप राइड कर लें, बट प्रोडक्ट तो तभी मिलेगा ना जब आपके पास प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट हमारे पास हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका कंजम्पशन बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट का डाटा है उसके हिसाब से 20% की क्रूड की कटौती है, और बड़ी बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमिकल एजेंसियां बोल रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग इज बिगेस्ट सर्वे एजेंसी, उसकी रिपोर्ट है कि अगर आज अगर सारे युद्ध बंद कर दिए जाते हैं और सारी व्यवस्थाओं को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, फिर भी क्रूड की नॉर्मल सप्लाई एस्टेब्लिश होने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लगेगा, जो कि मिनिमम 2029 टू 2030 आता है, अगर युद्ध आज बंद हो जाए तो। अब देखिए हमारे पास कितने चैलेंजेस हैं। प्रोडक्टिविटी क्रूड की हमारे पास है नहीं। सप्लाई बाहर से जो आती थी वो आ नहीं पाएगी, तो रास्ता क्या बचता है कि हम अपनी कंजम्पशन को मैनेज करें। जहां हम 100 लीटर मंथली कंज्यूम करते थे, वहां हम एटलीस्ट जो गवर्नमेंट एजेंसीज बोल रही हैं उसी रेशियो में कम कर लें, 80 लीटर कंज्यूम करने लग जाए, तो चीज़ें व्यवस्थित होंगी। प्राइम मिनिस्टर की बातों को सुनकर के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, अपनी व्यवस्थाओं को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अपने संसाधनों को बहुत ही उचित तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, क्रूड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फ्यूल में नहीं होता है। क्रूड का इस्तेमाल घर पेंट कराने में, एडिबल ऑयल बनाने में, इस टाइप की सारी चीज़ों में होता है। तो अगर आपको घर पेंट कराना है तो आप 2 महीने रुक के करा लीजिए, 4 महीने रुक के करा लीजिए। पेट्रोल डीजल जहां आप 100 लीटर यूज़ करते थे, आप 70 लीटर यूज़ कर लीजिए, 65 लीटर यूज़ कर लीजिए। चीज़ों को मैनेज कीजिए, क्योंकि ये जो दो चीज़ें होती हैं, एक तो गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये जो प्रॉब्लम है ये इम्पोर्टेड प्रॉब्लम है, इसका समाधान 100% गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट आपको रियायतें दे सकती है, व्यवस्थाएं दे सकती है, पर वो व्यवस्थाएं कहाँ से लाएगी जो इम्पोर्टेड सप्लाई से आना है, और इम्पोर्टेड सप्लाई जब अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से मैनेज होगा। इसलिए आप लोग बिना पैनिक क्रिएट किए हुए प्राइम मिनिस्टर की बातों को माने
और चीज़ों को संभाल के इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पे क्रूड संबंधित प्रोडक्ट को संभाल के इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारी सप्लाई लंबे टाइम तक मैनेज की जा सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरी बातें समझ में आती हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।